हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने इससे पहले बात करी थी उत्तराखंड के जनजातियों के बारे में। सबसे पहले हमने थारू जनजाति देखी थी। थारू जनजाति के बाद हमने जौनसारी जनजाति देखी थी। अच्छा, अब जौनसारी जनजाति के बाद हम बात करेंगे भूटिया जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भूटिया जो जनजाति है हमारी उत्तराखंड में कहाँ पर निवास करती है। तो ये हमारे पिथौरागढ़ पर करती है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में हमारी भूटिया जनजाति निवास करती है। ठीक हो गया। फिर भूटिया जनजाति खुद को किसका वंशज अगर मानती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये खुद को खस राजपूत बताती है। और देखिए, जो हमारी किरात जो वंश था, उस किरात वंश जो भूटिया एक अर्ध घुमंत जनजाति थी। ठीक हो गया। उस अर्ध घुमंत जनजाति के कारण क्या कहा गया इसको, खस राजपूत। ठीक हो गया। खस राजपूत खुद को मानती है, यानी कि किसके अनुसार, जो किरात वंशीय भूटिया एक अर्ध घुमंत जनजाति भी थी और इनको खस राजपूत भी ये खुद को मानते हैं। अब देखिए, जो कश्मीर और लद्दाख में भूटिया को किस नाम से अगर जाना जाता है, ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है दोस्तों। अगर जो कश्मीर और लद्दाख में भूटिया को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर भोटा नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में भूटिया जनजाति को अगर किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर भोट नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। अगर कश्मीर और लद्दाख की बात करेगा तो भोटा जनजाति के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भूटिया जनजाति को भोट नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर बात करते हैं, अच्छा, भूटिया जनजाति की उपजातियों के बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो भूटिया हमारी जनजाति है, भूटिया जनजाति की जो उपजातियाँ हैं, देखिए, जो मारछा हो गया, तोलछा हो गया, जोहारी, सौका, दरमिया, चौदासी, ब्यासी हो गया, जाड़ हो गया, जेठरा हो गया, व छापड़ा आदि जनजातियाँ क्या हैं, हमारी भूटिया की उपजातियाँ हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं। कुछ भूटिया हैं जो पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। पिथौरागढ़ के साथ साथ चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों में भी ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और चमोली में निवास करते हैं। अच्छा, मैं बात करूँगा जो हमारे उत्तरकाशी के जो हमारे भूटांतिक गांव हैं उनके बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, भूटांतिकों के अंतिम गांव उत्तरकाशी के अंगूर हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद जादुंग हो गया, नेलंग। व चमोली में देखिए माणा, मलारी, नीति, टोला व मरतोली। और पिथौरागढ़ में डुंग, मिलंग, तेडांग, जोलिंग व कौंग कुटी आदि गांव क्या है, भूटांतिकों के अंतिम गांव है। ठीक हो गया। अच्छा, भूटांतिकों के अंतिम गांवों की हमने बात करी थी। मैंने कहा था ये पिथौरागढ़ में, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी में रहते हैं। हमने उत्तरकाशी के गांवों की बात करी, अंगूर हो गया, जादुंग हो गया, नेलंग व चमोली के माणा, मलारी, नीति, टोला, मरतूली। और पिथौरागढ़ के डुंग, मिलम, तेडांग, जोलिंग व कौंग कुटी आदि पर क्या है, भूटांतिकों के अंतिम गाँव है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं, देखिए, अच्छा, महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अगर जनजाति के बारे में बात करा जाएगा तो ये भी हमारी भूटिया जनजाति है। अच्छा, चमोली में रहने वाले भूटियाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो जो मारछा और जो तोलछा, हमारी जो दो ये जो उपजातियां हैं भूटिया की, ये कहाँ पर रहती हैं, हमारी चमोली में रहती हैं। अच्छा, अगर उत्तरकाशी में रहने वाली भूटिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है कहेगा, तो इनको जाड़ नाम से जाना जाता है। अच्छा, जाड़ की प्रमुख जो बोली है वो क्या है, हमारी रोम्बा है। ये क्या है दोस्तों, हमारी रोम्बा है। अच्छा, राजी जनजाति की जो भाषा है वो क्या है, वो हमारी मुंडा है। वो क्या है, हमारी मुंडा है। लेकिन जो जाड़ जो हमारी जनजाति है, जाड़ जनजाति की जो हमारी बोली है वो हमारी क्या है, रोम्बा इनकी बोली है। ये कहाँ पर रहती है, ये उत्तरकाशी में रहती है। अच्छा, कुमाऊँ व पिथौरागढ़ में रहने वाले भूटियाओं को क्या कहा जाता है। अगर कुमाऊँ या पिथौरागढ़ में रहने वाले भूटियाओं की बात करेंगे तो इनको जोहारी या फिर इनको सौका भूटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या तो इनको जोहारी कहा जाता है, या दूसरी चीज़ क्या कहा जाता है, इनको सौका और भूटिया कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं, फिर देखिए भूटिया जनजाति की भाषा के बारे में। तो ये लोग तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्या करते हैं ये एक तो तिब्बती जनजाति की भाषाओं को का प्रयोग करते हैं, जिसमें बर्मी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो संबंधित 6 भाषाओं से संबंध रखता है। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो ये तिब्बती व मंगोलियन जाति के मिश्रण वाले लोग होते हैं। कौन, हमारी भूटिया। ठीक हो गया। क्योंकि तिब्बत के नज़दीक में है, क्योंकि मैंने बताया था अभी दारमा ब्यास घाटी में भी हमारी भूटिया जो जनजाति है वो रहती है पिथौरागढ़ की। तो देखिए, तिब्बत से लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र है। तो देखिए, वहाँ पर क्या करते हैं, तिब्बती और मंगोलियन जो जाति है उसके मिश्रण इनमें पाए जाते हैं। फिर अगर इनके आवास की बात करेंगे, यह लोग शीतकाल को छोड़कर वर्ष भर, ठीक हो गया, शीतकाल को छोड़कर वर्ष भर 2134 मीटर से 3638 मीटर वाले स्थानों पर निवास करते हैं, जहाँ चारागाह की उचित सुविधा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको इसी बात समझाता हूँ कि किस तरीके से ये बातें बता रहा है। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अधिकतर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही रहते हैं।
ठीक हो गया। अपने गायों को ले जाते हैं ये गायों के लिए वहाँ पे, क्योंकि क्या होती है, चारा होती है। चारा अगर अच्छे तरीके से होता है और इनका अधिकतर जो कारोबार होता है वो भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होता है। जैसे यार सुंगबा आपने एक नाम सुना होगा, जिसको कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है। उसका उत्पादन करना है, फिर उसको निकालना और उसको निकाल कर बेचना, ये इनका एक आर्थिक गतिविधियों में भी आता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए जो इनकी गायें हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, ये चारा की जो उचित व्यवस्था है उसके लिए ये लोग इनको क्या करते हैं, शीतकाल तक ऊपर ही रखते हैं, और शीतकाल का जैसे ही समय आएगा तो फिर ये अपने नीचे को आ जाते हैं, नीचे इनके गर्मी घाटी वाले क्षेत्रों को आ जाते हैं। ठीक हो गया। अगर बात करेंगे कि अगर ये चारागाह वाले जो सुविधा क्षेत्र हैं जहाँ ये पहले रहते हैं, हिमालयी जो क्षेत्र में रहते हैं, उसको यहाँ मैत बना कर रहते हैं। लेकिन मैत, मैत कहने का मतलब ससुराल से है। ठीक हो गया। मैत कहने का मतलब क्या हो गया, ससुराल से इसका संबंध है। ठीक, मायका से संबंध है। अच्छा, मायका कहाँ बनाते हैं ये लोग, मायका का संबंध कहाँ से बनाते हैं, जो चारागाह वाले क्षेत्र होते हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र, उनको क्या कहते हैं ये लोग, मैत कहते हैं। ठीक हो गया। जहाँ पर गायों की उचित सुविधा होती है चारागाह के लिए, और इनके रहने के लिए जहाँ पर क्या होती है, अच्छी सुविधा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं शीतकाल में भोटिया जनजाति की आवास स्थल। अच्छा, जो शीतकाल है, शीतकाल में इनका जो आवास स्थल है वो कहाँ पर है। अच्छा, मैंने इससे पहले जो गर्मी की बात करी, तो गर्मी में तो ठीक है ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन अगर शीतकाल की बात करेंगे तो यह अपने परिवार के साथ, वो पशुओं के साथ, गुंडा या मुंसा। ठीक हो गया। अच्छा, अपने ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं, ये गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी कम होती है, जो इनके पशुओं को भी नुकसान ना हो और इनको ठंड ज़्यादा नहीं झेलनी पड़े, इसलिए ये कहाँ आ जाते हैं, गुंडा या फिर मुनसा में आ जाते हैं, जो इनका क्या है, शीतकालीन आवास है। अगर इनका ग्रीष्मकालीन आवास अवकाश कहेंगे, जो हमारा आवास है वो कौन सा हो गया हमारा, इनका मैत हो गया। मैत कहाँ पर पड़ता है हमारा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों को ये मैत कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे इनके परिधान की। अच्छा, परिधान में अगर रंगा बोलेंगे, ठीक हो गया, रंगा हो गया। अच्छा, रंगा किसे कहते हैं, तो रंगा एक घुटनों तक पहना जाने वाला कोट होता है दोस्तों, इसको रंगा कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे गैजू या फिर खगचसी की। तो गैगू या खगचसी क्या होता है हमारे, ये ऊनी पैजामा होता है इनका। ठीक हो गया। गैजू या खगचसी क्या हो गया, एक ऊनी पैजामा होता है इनका। अच्छा, फिर उसके बाद बात करेंगे चुनगड़ी या फिर चुकल। ठीक हो गया। चुंगली या फिर क्या करेंगे हम इसकी, चुंगली या फिर किसकी बात कर रहे हैं हम, चुकल की बात कर रहे हैं। चुंगठी होता है दोस्तों, ठीक है, ये चुनगठी। अच्छा, चुंगठी और चुंकल की जब बात करेंगे तो इसको टोपी को कहा जाता है। और बांखे जो होते हैं दोस्तों, इनके बांखे, ये ऊन के जूते होते हैं, इनको बांखे कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं अगर स्त्रियों के परिधान की बात करेंगे, तो स्त्रियों के परिधान में जो हमारा चूमाला होता है दोस्तों, ठीक हो गया, जो हमारा ये चूमाला है, ये मैक्सिनुमा एक वस्त्र होता है जिनको ये महिलाएं पहनती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात चूँ की बात करी है। चूँ क्या होता है, ये आधी बाँह का मैक्सिनुमा वस्त्र, मतलब आधी बाँह को ढकने वाला जो एक मैक्सिनुमा वस्त्र होता है उसको चूँ कहा जाता है। और पूरे वस्त्र यानी कि पूरे शरीर को ढकने वाले को क्या कहेंगे, मैक्सिनुमा को चूमाला, आधे को ढकने वाले को चूँ कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे चुंकला की, तो चुंकला हमारा एक टोपीनुमा का वस्त्र होता है जो स्त्रियाँ धारण करती हैं। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है, हम ब्यूँक कहेंगे। ये आदि क्या वस्त्रों को क्या करते हैं, ये धारण करते हैं। कौन, हमारी जो भूटिया जनजाति है। अच्छा, ठीक है। फिर बात करते हैं लक्षेप की। अच्छा, लक्षेप का मतलब क्या है, लक्षेप का मतलब अंगूठी से है। ठीक हो गया। अंगूठी से लक्षेप का मतलब है। उसके बाद बीरावली की अगर बात करेंगे, ये इनकी आभूषण है दोस्तों। ठीक हो गया। लक्षेप को यानी कि अंगूठी को ये लोग लक्षेप कहते हैं। अगर बीरावली की बात करेंगे तो सिर का आभूषण होता है हमारा जो बीरावली होता है। अच्छा, छांकरी वाली, अच्छा छांकरी वाली भी इनका एक सिर का ही आभूषण होता है। अच्छा, बल्डंग क्या होता है, बल्डंग एक चांदी के सिक्कों की माला होती है दोस्तों। किसकी होती है, चांदी के सिक्कों की माला होती है, जिसे बल्डंग कहा जाता है। ये भूटिया जनजाति की महिलाएं इनको पहनती हैं। मैंने इससे पहले जो राज्य के परंपरागत आभूषण वाला चैप्टर करा था, उस चैप्टर में मैंने बल्डंग का जिक्र किया था। मैंने कहा था चांदी की मालाओं को पहने जाने वाला आभूषण है बल्डंग, ये भूटिया जनजाति में हमारा इधर पहना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं अच्छा बेसर की। तो जो ये बेसर है दोस्तों, बेसर को हमारा कहाँ पहना जाता है, ये भी मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक हो गया। बेसर हो गया मूंगे की माला, जो आभूषण है सालीपुली आभूषणों के लिए आप लोगों ने देखा होगा, सालीपुली शब्द का प्रयोग भी भूटिया लोग करते हैं। ठीक हो गया। तो बेसर हो गया, मूंगे की माला, ये गले में पहने जाने वाले इनके आभूषण हैं। फिर अगर इनके भोजन की बात करेंगे, ठीक हो गया, अगर इनके भोजन की बात करेंगे तो देखो छाकू एक शब्द ये लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, छाकू का मतलब क्या होता है, चावल या मडुए का भात बोलते हैं, जिसको ये लोग छाकू कहा जाता है। ठीक हो गया। चावल या मडुआ का जो भात होता है, यानी कि चावल बना जो उसका भात बनाया जाता है, चावल का या मडुआ का जो भात बनाया जाता है उसको ये लोग छाकू कहते हैं। अच्छा, सामान्य रोटी को ये लोग कुतो कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ी आकार की रोटी को ये लोग पूली कहते हैं। ठीक हो गया। फिर जो जौ और मडुआ और गेहूं का जो आटा होता है उसको पीस कर मिक्स जो किया जाता है उसको ये लोग सत्तू कहते हैं।
अच्छा, फिर मांस इनके प्रमुख भोजन है। अच्छा, मांस के लिए ये लोग एक काम और करते हैं, मांस को यह लोग सुखा कर रखते हैं, जिसका प्रयोग शीतकाल में करते हैं। अच्छा, शीतकाल में कैसे प्रयोग करते हैं? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ग्रीष्म ऋतु में ये लोग उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। अगर यदि इनकी कोई बकरी वहाँ पर चोटिल हो गई या फिर किसी बकरी की वहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं, उसके मांस को सुखाते हैं, धूप पर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद एकदम कड़क हो जाती है। कड़क होने के बाद उसको वैसे ही रखा जाता है, क्योंकि सड़ता नहीं है। सुखाने के बाद वो सड़ता नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस मांस को लेकर नीचे को जब आते हैं, अपने जो मैंने कहा था इन लोगों का जो आवासीय स्थल है, ठीक हो गया। जब ग्रीष्म ऋतु में ये अपने जो मुंडा वगैरह में नीचे को आ रहे थे ना, तो वहाँ पर आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, मैं जो गुंडा और मुनसा नीचे को आ रहे थे, गुंडा मुनसा वाले क्षेत्र में आ रहे थे, उस क्षेत्र में आकर क्या करते हैं, शीतकालीन आवास में जब ठंड पड़ रही होती तो उस समय उस सुखाए हुए मीट का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ज्या इनका एक पेय पदार्थ है। अच्छा, ये ज्या इनका एक जो पेय पदार्थ है, इस ज्या में दूध हो गया, मक्खन हो गया, चाय पत्ती, नमक और वृक्ष की छाल होती है। एक विशेष वृक्ष होता है, उसकी छाल को ये लोग क्या करते हैं, आपस में मथ लेते हैं। कहने का मतलब है आपस में मिक्स कर लेते हैं, उसको उसको तैयार करते हैं। उसके बाद ये लोग इसका पेय करते हैं। ये इनका प्रमुख पेय पदार्थ होता है। अधिकतर भोटिया इसका प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट आप लोगों ने देखा होगा चाय के अलावा भी ये लोग क्या करते हैं, जैसे चकती या छंग कहते हैं। चकती या छंग का संबंध शराब से हो गया। ठीक है, शराब से जो है कि आप लोगों ने देखा होगा जो पानी के कलर का टाइप का होता है, उसको चकती या छंग कहा जाता है। ठीक हो गया। ज्या का प्रयोग ये लोग अधिक करते हैं, क्योंकि ज्या का प्रयोग ये लोग सत्तू के साथ भी करते हैं। मैंने बताया था सत्तू जो है हमारा जौ मडुए और गेहूँ के आटे का मिक्स था। ठीक हो गया। अच्छा, दाल सब्जी को ये लोग छामा कहते हैं। एक चीज़ हम लोग भूल गए थे। अच्छा, दाल और सब्जी को ये लोग छामा कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखेंगे अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था में इनमें पितृ सत्तात्मक जो परिवार है वो पाया जाता है। कैसा परिवार पाया जाता है? पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है, यानी कि पितृ स्थानीय परिवार पाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, परिवारों को ये लोग क्या कहते हैं? परिवारों को ये लोग मवासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मवासा कहते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई परिवारों का समूह है, या फिर क्या कहेंगे, परिवार जो हमारे पितृ स्थानीय जो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक जो परिवार होगा, उसको एक लोग क्या कहते हैं, मवासा शब्दों के नाम से ये लोग पुकारते हैं। अच्छा, संपत्ति विभाजन का जो अधिकार होता है वो पिता के जीवित रहते ही हो जाता है और पिताजी के ही हाथ में रहता है वो। ठीक हो गया। अच्छा, देखिए अब देखिए जो हमारा भोटिया जनजाति है, उस भोटिया जनजाति में जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार है, उसी तरीके से महिलाओं को भी बराबर अधिकार है संपत्ति में। अगर संपत्ति के आधार पर कहूँगा तो महिला और पुरुषों को दोनों को बराबर अधिकार है। किस जनजाति में? हमारी भोटिया जनजाति में। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, रंग भंग प्रथा का संबंध किससे था? अच्छा, देखिए दोस्तों, जो हमारी ये रंग भंग प्रथा थी, ये जो रंग भंग प्रथा थी दोस्तों, ये क्या करा जाता है, इनमें क्या होता है कि जो पहले जो युवा ग्रह हुआ करते थे, ठीक हो गया, युवा ग्रह हुआ करते थे, गांव में होता था। उसमें क्या करते थे ये लोग कि रात्रि काल में गांव के जो अविवाहित युवक और युवतियां होती थी, उनको नृत्य और गीत के माध्यम से मतलब मनोरंजन के लिए वहाँ पर बिठाते थे। अब उनमें से किसी में क्या हो गया कि अगर प्रेम संबंध स्थापित हो गए तो उनकी शादी आदि भी करा दी जाती थी। इसी को रंग भंग प्रथा कहा गया भोटियाओं में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं भोटिया जनजाति में विवाह की जो रीतियां हैं। अच्छा, एक तत्सम विवाह होता है, दूसरा दमौला विवाह होता है। अच्छा, जो तत्सम विवाह होता है, तत्सम विवाह में जो हमारा वर होता है, वर जो हमारा स्त्री होती है, वधू होती है, उसके घर जाता है, उसको लेकर आता है। लेकिन दमौला विवाह में क्या होता है दोस्तों, जो वर पक्ष के लोग होते हैं, वर पक्ष के आदमी जो घर ही बैठे रहते हैं और वहाँ जो उसके साथी होते हैं वो जाकर स्त्री को उठाकर लाते हैं। ठीक हो गया। ये दो थोड़ा सा अन्य प्रकार के विवाह हैं, तत्सत और दमौला विवाह। ठीक हो गया। आप लोगों ने इसके बारे में इससे पहले देखा भी होगा, बल्कि ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड पुलिस में, आया था कि किस में आया था, तत्सम और दमौला में से एक विवाह आया था जो भोटिया जनजाति से संबंध किस जनजाति से संबंधित है करके था। मुझे ऐसा याद आ रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, जो तत्सत विवाह तत्सम विवाह होता है, इसमें मैंने कहा था कि जो पुरुष है वो जो हमारी वधू है उसके घर जाके उससे शादी करके लाएगा। लेकिन दमौला विवाह में क्या होता है कि जो पुरुष है वो घर पर रहता है, जो उसके साथी होते हैं या फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो जाकर स्त्री को लेकर आते हैं और उनका विवाह संपन्न कराते हैं। ठीक हो गया। ये दो जो विवाह की प्रथाएं, तत्सम विवाह और दमौला विवाह, ये भी हमारी भोटिया जनजाति से ही संबंधित है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए सगाई की रस्म को भोटिया जनजाति में थौंची कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, सगाई की रस्म को भोटिया जनजाति में क्या कहा जाता है? हमारा थौंची कहा जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, सगाई होती है लेकिन सगाई को थौंची कह रहा है, ये आप लोग इसको हाईलाइट करके रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। विवाह की रस्म पर भोटिया लोगों द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। अच्छा, पौड़ा नृत्य कैसा होता है? एक सामूहिक नृत्य होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे छलिया नृत्य होता है, उसी छलिया नृत्य के भांति, यानी कि एक युद्ध नृत्य भी कहते हैं इसको। ठीक हो गया। युद्ध नृत्य भी कहा जाता है पौड़ा नृत्य को। ये हमारे विवाह के अवसर पर भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
अच्छा, भोटिया जनजाति अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहती है, ठीक हो गया। अच्छा, जो भोटिया जनजाति है वो जिनमें इनके जो सगे संबंधी होंगे, ये जो अपने लोगों को यानी कि अपने सगे जो संबंधी लोग हैं उनको क्या कहते हैं, लोग स्वारा कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर जब धर्म की बात करेंगे तो यह लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर देवी देवताओं की बात करेंगे तो देवी देवताओं में देखिए दोस्तों, देवी देवता में भूमियाल हो गया, ग्वाला हो गया, बैग रेग, चिम हो गया, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हाथी पर्वत से एक चीज़ याद आ रहा है, हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 67-27 है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं भूमियाल इनके देवता हैं। ग्वाल हो गया, ग्वाल या फिर गोलू देवता भी कहेंगे, बैग रें, चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत हो गया, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवताओं की पूजा ये लोग करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, पशु रक्षक देवता की बात करेंगे, घंटाकर्ण हो गया, सिद्धुआ सिद्धुआ हो गया, सिद्धुआ विधवा, साई आदि इनके क्या हैं, हमारे पशु रक्षक देवता हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे भोटिया जनजाति में मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए गवन संस्कार किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारी भोटिया जनजाति है, अगर उसमें अगर यदि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति को अगर उसकी आत्मा को अगर शांति प्रदान करनी है तो शांति प्रदान करने के लिए क्या करा जाता है, इसमें एक संस्कार किया जाता है। उस संस्कार को क्या कहा जाता है, हमारा गवन संस्कार कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे कंडाली नामक उत्सव भोटिया जनजाति में मनाया। अच्छा, कंडाली नामक भोटिया जनजाति में मनाया जाता है तो इसमें एक विशेष महत्व है दोस्तों। जो हमारा कंडाली होता है, कंडाली बोले तो बिच्छू घास से जिसका संबंध है, जो कंडाली होता है, बिच्छू घास हमारा होता है, इसमें 12 साल के वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक 12वें वर्ष में इसमें क्या होता है, फूल खिलते हैं, ठीक हो गया। प्रत्येक 12वें वर्ष में इसमें फूल खिलते हैं। अच्छा, 12वें वर्ष में फूल खिलने के कारण है यहाँ पर क्या मनाया जाता है, प्रत्येक 12वें वर्ष में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं मनोरंजन के, तो जो हमारा तुबेरा, बाजी और तिमली है ये किसके लोकगीत हैं, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, तुबेरा, बाजी और तिमली ये तीनों ही नाम उस पर आए हुए थे। तुबेरा, बाजू, तिमली किसके लोकगीत हैं, ये क्वेश्चन पहले छप चुका है, ठीक हो गया। तो किसके हैं ये, हमारे भोटिया जनजाति के प्रमुख गीत हैं तुबेरा, बाजू और तिमली, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं हुड़का। अच्छा, हुड़का किसका प्रमुख वाद्य, किस जनजाति का प्रमुख यंत्र यानी कि प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का है, इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड पुलिस में दोनों ही क्वेश्चन छपे हुए थे, इससे पहले जो बताया मैंने और ये जो बताया था, ठीक हो गया। प्रमुख भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र यानी कि हुड़का किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमारा जो भोटिया जनजाति है उसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो हमारा क्या है, हुड़का है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की। अच्छा, अर्थव्यवस्था में इनका जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और ऊने दस्तकारी पर आधारित। अच्छा, आपने चुटका देखा होगा, दन देखा होगा, ठीक है, और थुलमा देखा होगा, ये सारी जो चीज़ें बनाती हैं ये हमारी भोटिया जनजाति के द्वारा ही बनाई जाती है। अब देखिए, ये लोग क्या करते हैं, भेड़, बकरी और जीबू यानी कि गाय की तरीके से, गाय की भांति एक क्या होता है, जानवर होता है, आदि पशुओं का पालन भी इन लोगों में किया जाता है। और आज़ादी से पहले की बात करूँ, आज़ादी के बाद की जो बात हम करेंगे तो तिब्बत से भी ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तिब्बत यानी कि चीन से ये लोग व्यापार करते थे। जो हमारा नीति, माणा, जोहार, दारमा, ब्यास आदि दर्रों के माध्यम से इन लोगों ने क्या करता, मितुर मध्यवस्था को क्या करता है, गमैया पद्धति। इस पद्धति में एक पत्थर को 2 टुकड़े कर दिए जाते थे और मितुर मध्यस्थता की ओर एक पत्थर मितुर को, ठीक हो गया, दूसरे को प्रतीक के रूप में रखा जाता था। कहने का मतलब है जो हमारी मितुर या फिर मध्यस्थता जो हमारी इसमें क्या थी, गमैया जो पद्धति थी, उसमें क्या करा जाता था, एक पत्थर को 2 टुकड़े करे जाएंगे, एक तिब्बती को दिया जाएगा, एक भारत वाला लगेगा। जब अगर व्यापार करने के लिए जाएंगे तो दोनों के पास अपने अपने पत्थरों के प्रतीक होने चाहिए, प्रतीक चिन्हों के आधार पर क्या करेंगे, एक दूसरे से व्यापार करेंगे। इसी को गमैया पद्धति कहा गया या फिर इसी को क्या कहा गया, हमारा मितुर कहा गया, ठीक हो गया। अच्छा, मितुर कहने का मतलब ये है जब ये लोग साथ में बैठते थे तो साथ में बैठने के बाद क्या करते थे, एक गिलास में छंग या चकती, मैंने कहा था छंग या चकती जो घरेलू शराब बनती है दोस्तों, ठीक हो गया, घरेलू जो शराब बनती है उसको क्या करते थे, एक गिलास से यानी कि जूठा लगाकर उस गिलास से पीने की जो परंपरा थी वो भी मित्रों की मध्यस्थता वाली क्या थी, एक परंपरा थी, ठीक हो गया, जो एक व्यापारिक संबंध को स्थापित करता था, ठीक हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे जो भोटिया की जनजाति है हमारी वो क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर रही है, रोजगार प्राप्त करने लगी है। अभी के टाइम में उत्तराखंड में लगभग संपन्न ये क्या है, अपनी एक जनजाति है जिसमें सरकारी सेवाओं में अधिकतर लोगों को देखने के लिए पाया जाता है और शिक्षा का जो स्तर है वो भोटिया जनजाति में काफ़ी ऊंचा उठने लग चुका है। और अगर सरकारी सेवा में अगर रोज़गार की बात करेंगे तो अधिकतर जो भोटिया हैं वो सरकारी सेवा में रोज़गार प्राप्त करने लग चुके हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों आज हमने बात करी थी भोटिया जनजाति के बारे में। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और जो टॉपिक हैं, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं तो आप लोग ज़रूर उस पर कमेंट करें। थैंक यू।